सारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पंजाब से। जी हां, यूपी के तीसरे चरण की 16 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है। तो वहीं पंजाब में सुबह 8 बजे से आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के लिए तीसरा चरण काफी अहम माना जा रहा है। वहीं अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी सियासी मैदान में खूब जोर आजमाइश की है। पंजाब की बात करें तो आज मतदान यहां पर पूरी 117 सीटों पर होगा। राज्य की सभी 117 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। आज कई दिग्गजों की किस्मत साख पर लगी हुई है। सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपको बता दें कि 16 जिलों की 59 सीटों पर आज तीसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। 16 जिलों का अगर जिक्र करें तो आपको बता दें कि हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और ये वो जिले हैं जहां पर आज मतदान होगा और 59 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। और कई जितने प्रत्याशियों का अगर जिक्र करें तो प्रत्याशियों में कई ऐसे नेता हैं जिसमें अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव, जो पहली बार मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनावी मैदान में है, उनकी किस्मत भी आज करहल की जनता तय करने जा रही है। देखिए, जाटलैंड और मुस्लिम समुदाय का जो वर्चस्व था वो पहले और सेकंड चरण में जबरदस्त देखने को मिला था, लेकिन तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि यादव बेल्ट प्लस बुंदेलखंड सीटों पर देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जो आजमाइश ताकत लगाई गई है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, किसको मुनाफा किसको नुकसान होता हुआ यहां पर दिखाई देगा। अगर हम 2017 से कंपैरिजन करके दिखाएं तो आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी ने इन 59 सीटों पर जहां पर आज मतदान होने जा रहा है, इन 59 सीटों में से 49 सीटों पर जबरदस्त और पिछले 3 दशकों में सबसे बड़ी ये जीत दर्ज की थी। और चौंकाने वाली बात ये थी कि यादव जो समुदाय का वोट बैंक यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जाति फैक्टर की अगर बात की जाए तो शाक्या, लोध, कुर्मी, यादव, ये अहम वोटर्स का समुदाय है जो कि प्रभावित करता है। इन 59 सीटों पर किस्मत तय कर सकता है। 627 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, मैं आपको बता दें कि ये वो जगह रही हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश रही। चुनावी राज्य की अगर बात करें, चुनावी इन सीटों की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बाकायदा खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे और चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 59 सीटों में फिलहाल 90% पर बीजेपी ने, यानी कि 49 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया था। बसपा की बात की जाए तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी बसपा। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो महज 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और कांग्रेस के हाथ लगी थी सिर्फ 1 सीट। तो बता दें कि आज का दिन काफी अहम होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की परंपरागत बेल्ट यादवगढ़ में बीजेपी ने जिस तरह से पिछले चुनाव में अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और क्लीन स्वीप किया था, बुंदेलखंड में तो अगर बात करें तो यहां पर बुंदेलखंड जिले में एक भी सीट पर ना बीजेपी, बसपा और ना ही समाजवादी पार्टी और ना ही कांग्रेस अपना खाता खोल पाई थी। लेकिन क्या 2022 में भी समीकरण कुछ ऐसे ही रहेंगे? क्या वाकई फिर से बुंदेलखंड के वासी इस जिले के विधानसभा सीटों के सभी जो जनता है वो इन कैंडिडेट्स को वोट करेगी, बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी? देखना दिलचस्प होगा क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, मुद्दे बदल चुके हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर काफी बवाल भी देखने को मिला। चाहे वो हाथरस सीट की बात की जाए, बिकरू कांड हुआ था, बिकरे कांड के दौरान भी आपको बता दें, फिलहाल अभी आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं, 403 विधानसभा सीट वाला सबसे देश का बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कुल संख्या में देखें, यानी टोटल सीट 403 में देखें तो 321 पर बीजेपी थी। बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी जो थी वो 47 पर थी, बीएसपी 19 पर थी, कांग्रेस 7 पर थी। आरएलडी को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार आरएलडी का साथ समाजवादी पार्टी के साथ है, गठबंधन उनका तैयार हुआ है। और प्रथम और दूसरे चरण को लेकर के दोनों ही दल, यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दम भर रहे हैं कि उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। और अखिलेश यादव तो कह भी रहे हैं कि इस बार 400 सीटें वो ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी, जो कि पिछले चुनाव के दौरान इन 59 सीटों पर 49 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से
उत्तर प्रदेश में दमखम दिखाएंगे और प्रदर्शन इतना बेहतरीन है, हमारी सरकार फिर से बनेगी और 300 प्लस का नारा बीजेपी लेकर चल रही है। बता दें आपको कि यहां पर कैराना सीट पर भी चुनाव आज होने जा रहा है। तो कैराना की सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने कैराना सीट पर पलायन का मुद्दा जो बना था उसको कहीं ना कहीं वहीं दूसरी तरफ इसको कश्मीरी पंडितों के पलायन से जोड़कर भी बताया था। फिलहाल अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज का दिन पंजाब का जो चुनाव होने वाला है। इस समय आप देखिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी गुरुद्वारे में पहुंचे हैं माथा टेकने के लिए। आज बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। पंजाब की अगर बात की जाए तो 117 सीटों पर एक ही साथ पंजाब की सभी सीटों पर मतदान होने जा रहा है। किस्मत दांव पर लगी हुई है। यहां पर आपको बता दें कि मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 111 दिन का रिपोर्ट कार्ड अपना पेश करते हुए दिखा रहे थे। उनका कहना था कि इस दौरान उन्होंने किस तरह से ईंधन की कीमतों को कम किया है, बिजली की कीमतों को डाउन किया है, लोगों के लिए विकास के कार्य जो किए जा रहे हैं उनको गति दी गई है। तो वही अभी उत्तर प्रदेश का मुकाबला देखेंगे आप किस तरह से। आप चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले शारिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से और इसके अलावा अनिल शर्मा जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। शारिफ, सबसे पहले तो मैं आपके पास आ रही हूं। 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। हम चाहेंगे कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के पास खड़े हैं, अगर आपके पास जनता जनार्दन मौजूद है तो आप उनसे भी बात करें, उनसे पूछें, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आज हम बार बार कह रहे हैं कि एक तो ब्रज यादव जो फैक्टर है यहाँ 7 जिलों पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को डिसाइड करने वाला डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। जाति फैक्टर भी बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कहेंगे कि यादव बैंक पॉलिटिक्स है या मुस्लिम बैंक पॉलिटिक्स रहेगी। यहाँ पर बहुत जाति फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शाकिया है, लोध है, कुर्मी है, यादव है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल ये 16 जिलों की 59 सीटें, जैसे कि बता भी रहे हैं कि 2017 में बीजेपी ने 49 सीटों पर अपना दम दिखाया था, जीत दर्ज की थी। कितना टफ कंपटीशन अभी समाजवादी पार्टी और बाकी दलों के लिए? देखिए, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो या फिर समाजवादी पार्टी का गठबंधन, दोनों मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनके साथ साथ कांग्रेस और बसपा भी मैदान में है। लेकिन आज जिस बेल्ट में चुनाव है, खासतौर से मैनपुरी, एटा, इटावा वगैरह, कासगंज, इन इलाकों, ये वो इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी का एक प्रभुत्व माना जाता था। लेकिन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रभुत्व को न सिर्फ छीनने की कोशिश की थी, बल्कि छीन भी लिया था। इटावा जैसे जिले में सिर्फ एक सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। जसवंत नगर सीट पर शिवपाल सिंह यादव जीतने में कामयाब रहे थे। इसी तरह मैनपुरी में भी सिर्फ एक सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। बुंदेलखंड का जो इलाका है पूरा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, इन इलाकों में 19 सीटें आती हैं। 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और कुल 49 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत टफ है, ऐसा बताया जा रहा है। जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और सरहल से अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक मैसेज देने की कोशिश की है पूरे इलाके को। और जब वो इटावा या मैनपुरी या कन्नौज में जब रहे हों, कन्नौज में उन्होंने खास तौर से कहा कि कन्नौज को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके जरिए जो खुशबू फैल सकती थी उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। वो यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो वहां से चुने जाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं तो आसपास के इलाके का जो पूरा विकास रुका हुआ है, अखिलेश यादव का ये कहना था कि जो पूरा इलाके का विकास रुका हुआ है, कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी वगैरह, इन इलाके को में एक मतलब फिर विकास की रफ्तार दौड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कन्नौज की सदर सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहां से सीम अरुण चुनाव लड़ रहे हैं, जो कुछ दिन पहले तक कानपुर पुलिस कमिश्नर थे और अचानक उन्होंने ये फैसला लिया कि वो वीआरएस लेकर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री ने सहमति दी, उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। 2 अफसर इस समय उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में हैं, खासतौर से एक लखनऊ से राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आज वोटिंग उनके लिए वोटिंग
23 फरवरी को होगी, लेकिन असीम अरुण की किस्मत का फैसला आज ही ईवीएम में कैद हो जाएगा। बड़ी मेहनत की गई है, वहां पर प्रधानमंत्री भी गए थे, मुख्यमंत्री गए थे, प्रदेश अध्यक्ष, तो पूरी ताकत सदर सीट पे इसलिए झोंक दी है बीजेपी ने क्योंकि 2017 का जो चुनाव था एक मोदी लहर थी। 59 में से 49 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन कन्नौज की सदर सीट बीजेपी हार गई थी। इस बार बीजेपी चाहती है क्योंकि वहां का समीकरण ऐसा है, दलित वोटर ज्यादा हैं और जो असीम अरुण हैं वो भी उसी कास्ट से आते हैं, इसलिए बीजेपी की कोशिश ये है कि इस बार कन्नौज की सदर सीट पर भी कब्जा किया जाए। तो लड़ाई बेहद दिलचस्प है। जैसे जैसे चुनाव अवध की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई और मजेदार होती जा रही है। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें, जो पहले फेज हुए हैं, तो वो ये माना जा रहा है कि जो मुस्लिम और जाट का कॉम्बिनेशन बना था उसने काम किया है, लेकिन जैसे जैसे अवध की राजधानी की तरफ बढ़ रहा है चुनाव का फेज, वैसे वैसे टफ होता जा रहा है। कानपुर में भी मुकाबला बेहद कांटे को होगा। पिछली बार अगर बात करें तो यहाँ 10 सीटें थी, जिसमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। इस बार क्या होगा, लड़ाई टफ बहुत ज्यादा बताई जा रही है। कानपुर हो, कानपुर देहात हो, एटा, कासगंज, इन सभी जिलों में मुकाबला बेहद टफ बताया जा रहा है। बिल्कुल, मुकाबला बेहद ही टफ बताया जा रहा है, लेकिन क्या बीजेपी एक बार फिर से अपनी जीत इन 59 सीटों पर दोहरा पाने में कामयाब हो पाती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपके पास आते हैं शारिब, लेकिन उसके अलावा हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा जुड़े हैं फिरोजाबाद से। अनिल, मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि जाटलैंड और मुस्लिम बेल्ट के बाद अगर बात की जाए तो यादव बेल्ट पर अब तमाम दिग्गज पार्टियों की तरफ से कोशिशें की गई हैं, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस, बीएसपी, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और तीसरा चरण बहुत ही अहम हो जाता है। 2017 से हम कंपेयर करके देख रहे हैं बीजेपी की जबरदस्त जीत पिछले 3 दशकों के में देखें तो पिछले चुनाव में बीजेपी को देखने को मिली थी, लेकिन क्या वो जीत दोबारा बीजेपी दोहरा पाती है? अपने आप में बड़ा सवाल होगा। अमित शाह ने बाकायदा फिरोजाबाद में जाकर चुनावी रैली भी की थी और यहां पर विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए नजर आए थे। फिलहाल इस सीट पर किस तरह के समीकरण आप देख पा रहे हैं? जनता जनार्दन से आपकी बात हो रही हो तो उनसे पूछें कि वो क्या सोचकर आज वोट कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मुलायम सिंह यादव का फिरोजाबाद रहा हो, चाहे मैनपुरी रहा हो, या तमाम ऐसे जिले रहे हो, वो उनका गढ़ माना जाता है। यहाँ यादव बहुल क्षेत्र है। तमाम जो अगर देखा जाए पिछली अगर तुलना करें तो यहाँ भाजपा का एक बड़ा एक कुनबा रहता है। यहाँ से रास्ता तय करती है समाजवादी पार्टी। यहाँ जो प्रोफेसर रामगोपाल हैं वो यहाँ से निवास करते हैं। तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं सैफई से लेकर तमाम जो राजनीतिक की जो विरासत है वो मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, जसवंत नगर, इन क्षेत्रों में अहम मानी जाती है समाजवादी पार्टी की। लेकिन तीसरे चरण का फेज है, चुनाव है, और ऐसे में जनता क्या चाहती है, जनता इस बार क्या मन बना के बैठी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ कई विरासतें हैं, लेकिन फिर भी जनता से जानना बहुत ज़रूरी है। आप किस आज मतदान करने आए हो, किन मुद्दों को लेकर मतदान करने आए हो, क्या मुद्दे हैं आपके देखा जाए तो? मुद्दे क्या, कैसा नेता चाहिए आपको, कैसा? बीजेपी जैसा, मोदी अच्छा, क्या कहेंगे आप, कैसा नेता चाहिए आपको? हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी नेता को याद कर रहे हैं। आप वोट डालने आए हैं, मतदान करने आए हैं, किन मुद्दों पर करने आए हैं, क्या कहेंगे आप? सुरक्षा कैसी सुरक्षा चाहते हैं? क्या अभी तक सुरक्षा रही है? ईमानदारी से होना चाहिए सब कुछ। हैं? ईमानदारी से होना चाहिए सब कुछ। अच्छा, क्या कहेंगे आप? विकास का मुद्दा, कैसा विकास का? सुरक्षा, विकास, राष्ट्रवाद, हाँ, इन पर ये बहुत अहम मुद्दे हैं। सबसे ज्यादा अहम। क्यों? राष्ट्र सुरक्षित, हम सुरक्षित। अच्छा, बिल्कुल, राष्ट्र सुरक्षित तो हम सुरक्षित। आप मतदान करने आए हैं, आप बहुत कई सत्ता बदल चुके हैं, क्या लगता है कि इस बार क्या रहेगा? इस बार रहेगा बस योगी सरकार रहेगी और क्या रहेगी। ईमानदारी, दूसरी बात सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, देश की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, यही चाहिए और क्या चाहिए। तो जो है चाहते कि राष्ट्र ऐसी सरकार आए जो देश की सुरक्षा कर सके, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सके। पहले कभी ऐसी सुरक्षा कोई नहीं थी, लुट जाते थे, कहते लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, नहीं थी सुरक्षा, अब सुरक्षा है।
इसलिए सुरक्षा है, इसलिए योगी मोदी का वोट है। देखिए, ये वो मतदाता है, वो आज अपने मत का प्रयोग करने आया है, क्योंकि आज इन्हीं के मतों से कहीं ना कहीं जो लखनऊ की गद्दी का रास्ता तय होगा। और कह सकते हैं कि इनके मन में जो, इनके जहन में जो सवाल है, आज वो अपना मत का प्रयोग करके उन सवालों को जवाब लेंगे। यानी सत्ता का परिवर्तन होना है या नहीं होना है, यही जनता जनार्दन तय करेगी। क्योंकि देख सकते हैं मेरे पीछे सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, क्योंकि आज इनको जवाब देना है उस नेता को जो इनकी कसौटी पे खरा नहीं उतरा है। आज वो दिन है, तो वाकई आज जनता का दिन है और जनता जनार्दन का दिन है, और जनता जनार्दन ही डिसाइड करेगी कि आखिर सत्ता पर किसको काबिज करना है, किसको जीत दिलानी है। देखिए, सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, दलितपुर, हमीरपुर, महोबा, इन जिलों के जितने भी यहाँ के लोग हैं, जनता है, उनसे हम अपील भी करेंगे कि अपने घरों से आप बाहर निकलें, वोट करने जरूर जाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। ये आपका संवैधानिक अधिकार भी बनता है, और आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है तो आप फिर से वोट कीजिए। अगर वहीं पर आपको लगता है कैंडिडेट आपको फिर से मिल रहा है तो उसको वोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि क्षेत्र में काम विकास नहीं हुआ है तो आपके पास बदलाव का भी मौका है, आप अपने वोट से चोट नेता को कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ शारिब भी जुड़े हुए हैं। शारिब, आपके पास आऊंगी। अखिलेश का जिक्र करेंगे। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया और सीट चुनी करहल सीट, और करहल सीट पर नेताजी भी अपने बेटे के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए खुद पहुंचे, और हमने देखा वो नज़ारा भी काफी अहम रहा। साथ में चाचा भी, शिवपाल यादव भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन करहल सीट की अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि जो ये सीट है, इससे अपनी सियासी जो आधार है उसको मजबूत करने में समाजवादी पार्टी अपनी जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, जो कोशिश ये की जा रही थी कि मैनपुरी सीट जो जिला है, यहाँ से करहल सीट एक तरह से सुरक्षित सीट होगी, फायदा जरूर हो पाएगा, जीत मिल जाएगी। आपको लगता है सियासी समीकरण आप किस तरह से पा रहे हैं, और आपको लगता है कि सियासी आधार समाजवादी पार्टी का यहाँ से मजबूत होगा? देखिए, आधार यही माना जाता है कि पिछले कई चुनावों से एक करीब आधा दर्जन से ज्यादा लगा जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, पिछले 6 चुनाव में करहल सीट ऐसी रही है जहां समाजवादी पार्टी बड़े मार्जिन से जीतती रही है। हाँ। अखिलेश यादव ने इसीलिए करहल सीट चुनी है कि करहल से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो ये मैसेज देने में कामयाब रहेंगे कि वो अपना जो परिवार है, जहां पे लोग रहते हैं, जिसको वो अपना गृह जनपद मानते हैं, हाँ। वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ चुके हैं। ये मैसेज देने की कोशिश की है और इसका असर वो चाहते हैं एटा, इटावा, कासगंज, मैनपुरी, कासगंज, एटा वगैरह में भी, इन इलाकों में भी इसका असर पड़े, क्योंकि यादव बाहुल्य सीट है। जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव लगातार जीतते रहे हैं, और मार्जिन देखा जाए तो जसवंत नगर और करहल में भी एक टक्कर इस बात की है कि ज्यादा मार्जिन से कौन जीतता है, क्योंकि पिछले काफी दिनों कई चुनाव से 5 चुनाव से शिवपाल सिंह यादव यहाँ से बड़े मार्जिन से जीतते रहे हैं, और करहल का जो मार्जिन था जिसका वो कम रहता था, शिवपाल की जीत का मार्जिन ज्यादा रहता था। लेकिन चौकाया बीजेपी ने भी है करहल से एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारकर, क्योंकि बघेल वोट भी करहल इलाके में अच्छी तादाद में है। लेकिन ये पूरी बेल्ट की अगर हम बात करें, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, इन जिलों में यादव लैंड कह सकते हैं, यादव बाहुल्य क्षेत्र है। और क्योंकि अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग चली है, उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज देने में वो सफल रहे हैं कि बैकवर्ड के साथ वो हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर सुखदेव राजभर हो, उन्होंने जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से सरकार पर हमला बोला है और लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं, उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन 49 सीटें जिस तरीके से बीजेपी ने जीती थी, 9 सीटें समाजवादी पार्टी इस फेज में जीतने में कामयाब रही थी। ये इस बार लेकिन ऐसा होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई बहुत ज्यादा टफ है। लोग ये बताते हैं कि वोटरों के पास जिस तरीके का प्रचार प्रसार हुआ है, कोरोना गाइडलाइन थी, घर घर लोग गए हैं, जिस तरीके से प्रधानी का चुनाव होता था उस तरीके से इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मतदाताओं के दिल में क्या है, वो क्या फैसला है, इसकी सही जानकारी जब ईवीएम 10 मार्च को खुलेगा तब होगी। लेकिन लड़ाई जो है बहुत टफ है,
पूरे उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी में भले जो रहा हो, लेकिन जैसे जैसे अवध की तरफ चुनाव बढ़ रहा है, लड़ाई बहुत ज्यादा टफ होती जा रही है। लड़ाई बहुत ज्यादा टफ होती जा रही है। आपके पास आते हैं शारिफ, हमारे साथ विजय अमरीश भी जुड़ गए हैं मैनपुरी से। विजय, सवाल यही खड़ा होता है कि मैनपुरी जिले के अगर हम जिक्र करें तो काफी मेन हो जाता है समाजवादी पार्टी के लिए भी, और जब हम 2012 को कंपेयर करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अपना वर्चस्व रहा था, क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई थी। 37 सीटें अगर हम बात करें ओवरऑल इन सीटों का, 59 सीटों का जिक्र करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिली थी। लेकिन 2017 में पिक्चर बिल्कुल अलग हो गई थी, बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया था। लेकिन अब आप कैसे परख पा रहे हैं मैनपुरी जिले का अगर हम जिक्र करें, यहाँ की जनता जनार्दन क्या सोच रही है और किसके पक्ष में चीजें जाती हुई नजर आती हैं? आपने कहा कि ये बेल्ट है, ये समाजवादी बेल्ट मानी जाती है और कहीं ना कहीं अगले यादव मैनपुरी से खड़े हुए हैं करहल सीट से, तो इसका भी कहीं ना कहीं फर्क आसपास जिलों में दिखाई पड़ेगा। ये जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मानना है, नेताओं को मानना है, उनका कहना है कि अखिलेश यादव के आने से मैनपुरी ही नहीं, फिरोजाबाद, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज या जो आसपास जिला वहां फर्क पड़ेगा। हालांकि ये गढ़ माना जाता है मैनपुरी में, और अखिलेश यादव करहल से लड़ रहे हैं जो परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीट है। इस वक्त यहाँ से सांसद मुलायम सिंह यादव वर्तमान में हैं और उनके बेटे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो करहल से लड़ रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि ये जो तीसरी चरण में चढ़ है, कहीं ना कहीं लड़ाई है, फाइट है, बहुत अच्छी है। मैनपुरी सदर में भी लड़ाई है, और हालांकि करहल जो क्षेत्र है वो अलग समाजवादी पार्टी के क्षेत्र है, तो फर्क कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। 10 तारीख को पता लगेगा कि क्या हो रहा है मैनपुरी में। बिल्कुल, तो मैनपुरी में क्या हो रहा है इस पर 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अपनी अपनी पार्टी की जीत का दम भरते हुए नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन किसके पक्ष में वोट कास्ट करती है। 16 जिलों पर आज 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और आपके पास आएंगे अनिल शर्मा, फिरोजाबाद से जुड़े हुए हमारे साथ। अनिल, क्योंकि जैसे अभी आप जनता जनार्दन से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि राष्ट्रवाद का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, और इसी के बेसिस पर जनता आज वोट भी कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे मसले भी रहे और कई ऐसे हॉट एरियाज के अगर हम जिक्र करें जहां पर विवाद भी काफी देखने को मिला, चाहे वो हाथरस का मामला हो, यहाँ पर एक दलित युवती के साथ जिस तरह का जिस तरह से बलात्कार, उसके बाद हत्या का मामला उठा था। उसके बाद हमने देखा ये पूरा विषय काफी राष्ट्रीय लेवल पर भी उठा था और विपक्षी पार्टियों ने जमकर बीजेपी पर निशाना भी साधा था। क्या वाकई आज जो जनता जनार्दन, उनसे आप सवाल भी पूछे हैं, क्या सुरक्षा के लिहाज पर वो क्या सोच रहे हैं? महिला अभी सुरक्षित महसूस कर रही हैं? कितना इम्पैक्टफुल इन विवादित मुद्दों का इन जनता जनार्दन के जहन पर असर दिखाई देता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2017 की बात करें तो मुलायम सिंह का गढ़ जो कहा जाता है, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, जसवंत नगर, इस किले को ढहा पाना भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन वो 2017 में कहीं ना कहीं भाजपा ने करके दिखाया और यहाँ से एक तरफा जीत हासिल की। कह सकते हैं कि भाजपा उस जीत को दोबारा दोहराने के लिए यहाँ तमाम सभा पर हमला बोल रही है, राष्ट्रवाद की बात कर रही है, सुरक्षा की बात कर रही है, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंची है। लेकिन जनता आज मतदान कर रही है, जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या सवाल हैं, उनसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आज उनका दिन है, खास दिन है, और ऐसे में जनता को जवाब देना होगा कि आज किस नेता को चुनने जा रहे हैं। सर, कितना आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, किस तरीके से आप मत का प्रयोग करेंगे, किन मुद्दों के आधार पर करेंगे? सरकार विकास कराएगी ही, कानून व्यवस्था जहाँ अच्छी होगी, रोजगार के संसाधन जहाँ पैदा होंगे, हम ऐसी सरकार को। अच्छा, क्या अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं मिली? सरकार है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पोलिंग बूथ पर खड़ा हूँ। लेकिन मुद्दे वही हैं, सुरक्षा और राष्ट्रवाद, ये मुद्दे हैं। सबसे पहले राष्ट्रहित है, ये मुद्दे तो बात के हैं। पहला मुद्दा है राष्ट्रहित। बिल्कुल, यानी देखिए आप समझ सकते हैं, महिला भी काफी संख्या में मतदान का प्रयोग कर रही हैं। मन में उनके क्या सवाल हैं? आप महिला हैं, आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के आधार पर सवाल कर मतदान कर रही हैं आज? क्या मुद्दे हैं? मेरे योगी। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों? वो बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। अच्छा, इसलिए योगी। महिला सुरक्षित हैं? बिल्कुल, महिला भी हैं, कुछ और भी हैं। सर किन मुद्दों के आधार पर आप मत का प्रयोग कर रहे हैं? सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जी, सब पर। अच्छा जी, ये अहम मुद्दे हैं जी। अभी तक किसी ने किया नहीं क्या?
किया होता तो फिर काय के लिए। अच्छा, चलिए ये बिल्कुल। सवाल बहुत यानी- सही है। सवाल बिल्कुल आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, जो इस सरकार से क्या अपेक्षा भी रख रहे हैं। और फिलहाल आपके पास आते हैं अनिल, हमारे साथ हर्ष पांडे भी जुड़ गए हैं कानपुर से। हर्ष, आपके पास मेरा सवाल यही रहेगा, क्योंकि कड़ा मुकाबला और कांटे की टक्कर इस बार अगर देखी जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी ही नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी पूरा दमखम दिखाया है, हालांकि बीएसपी थोड़ी फीकी नजर आई है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो तैयार हुआ है इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का भी, अभी 2022 के साथ अगर हम कंपैरिजन जब करके देखते हैं 2017 को, तो क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी और इस सीट पर कानपुर देहात पर समाजवादी पार्टी को अच्छी बढ़त, अच्छी जीत नजर आई थी। लेकिन 2017 में पिक्चर बिल्कुल ही अलग हो गई थी। अब आप बता पाएं कि अभी आप किस तरह से देख पा रहे हैं इस सीट को लेकर के? जनता से आपकी बात भी हो रही होगी, क्या सोच रहे हैं मौजूदा सरकार को लेकर के या पिछली सरकारों को लेकर जनता? जी देखिए, बिल्कुल मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच यहाँ देखने को मिल रहा है। 2017 के आंकड़ों की बात करें तो हम जो तीसरा चरण है इसमें 59 सीटों में चुनाव होने हैं और 59 में से 49 सीटें भाजपा के पास थी, जबकि 8 समाजवादी पार्टी के पास। कांग्रेस और बीएसपी की बात करें तो एक सीट उनके पास थी। और क्योंकि कानपुर बुंदेलखंड का जो इलाका है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है राजनीति के हिसाब से, तो इसलिए सभी पार्टियों की पूरी ये कोशिश है कि यहाँ से एक बड़ी लीड वो अपना पाए। आप देखेंगे कि चुनाव प्रचार चल रहा था और तमाम जो बड़े नेता, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अमित शाह हो और चाहे राजनाथ सिंह, सभी ने यहाँ जो प्रचार है वो पूरी ताकत से किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी जमकर रैलियां की, प्रियंका गांधी ने भी कई रोड शो जो है वो यहाँ पर किए। दिलचस्प बात ये है, मैं आपको बता दूं कि जिन इलाकों में ये चुनाव हो रहे हैं उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड के कुछ हिस्से हैं, तो तीनों ही जगह ये आप जान सकते हैं कि यादव लैंड भी इसे कहा जाता है। बुंदेलखंड का जो इलाका है वहां उसे 19 विधानसभा सीटें आती हैं और भाजपा ने 19 की 19 विधानसभा सीटों पर 2017 में कब्जा किया था। सपा की कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि इस बार वो बेहतर प्रदर्शन करे और बुंदेलखंड में ज्यादा से ज्यादा सीट ला पाए। जी बिल्कुल, तो कोशिश तो रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा, और यही सारी पिछले चुनाव में देखने को मिला। बुंदेलखंड जिले की बात की जाए तो यहाँ तो सभी सीटों पे बीजेपी ने अपना इतना पावर दिखाया कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को तो यहाँ पर एक सीट तक भी नहीं मिलने दी। मतलब इतना बेहतरीन प्रदर्शन बुंदेलखंड में देखने को मिला था। बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक मोदी लहर थी 2017 का, जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था, लोग ये कहते हैं कि मोदी और योगी की लहर थी, लेकिन उस वक्त अगर 2017 की अगर हम बात करें तो योगी इस पिक्चर में नहीं थे। कहीं ये दिखाया नहीं गया था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी लहर के चलते जिस तरीके का पूरा माहौल बना था बुंदेलखंड में, 19 सीटें हैं और 19 की 19 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिजल्ट था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई एक दल बुंदेलखंड पे पूरी तरीके से कब्जा कर ले। लेकिन जिस तरीके का चुनाव है इस बार काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके के प्रत्याशी मैदान में दिए गए हैं, कई प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो दांव पे है। करहल में एसपी सिंह बघेल का मुकाबला अखिलेश यादव से है, तो भोगांव में राम नरेश अग्निहोत्री जो कि सरकार में मंत्री हैं, उनका मुकाबला सपा के आलोक चाक्य का है। जसवंत नगर में विवेक चाक शिवपाल यादव से मुचौटा ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सादाबाद से, तो रामवीर उपाध्याय जो कि पूर्व मंत्री हैं बसपा सरकार में, वो भाजपा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह भोगनीपुर की बात करें तो राकेश शतान जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं, वो भाजपा में चले गए हैं, उनकी किस्मत वहां से दांव पे लगी हुई है। कल्याण, चलिए मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, शिवपाल यादव कुछ कह रहे, पहले वो सुन लेते हैं। बढ़ चढ़ के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और साइकिल को वोट करें। तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? 5 बार तो आपने जीत का विजय पताका लहराया है अपने जसवंत नगर सीट से, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? 6वीं बार क्या? 6वीं बार भी जनता हमें बहुत बड़े वोटों से जिताएगी, भारी मतों से जिताएगी, और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारी होनी चाहिए। आपने नेताजी का आशीर्वाद लिया, अपने भतीजे को आशीर्वाद दिया कि नहीं? आप अभी भेंट होगी, अभी वो भी वोट डालने आएंगे, हम भी वोट डालेंगे, पूरा परिवार वोट डालेगा, सबसे भेंट होगी और सबसे बड़ों से सबसे आशीर्वाद। और अखिलेश को पूरा मेरा आशीर्वाद,
वो 2022 में जो गठबंधन बनाया है तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वोट डालने जाने वाले हैं आप बस कुछ ही पलों में, लेकिन आपसे एक बात, योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है, भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर एवं नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए और जन जन के उत्थान के लिए आप सभी मतदान अवश्य करें। देखिए अब जनता निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की जनता को 5 सालों में निराश किया है, बहुत दुखी किया है। तो इस बार वो जो अखिलेश के नेतृत्व में गठबंधन बना है उसी को वोट करेगी, उसी से प्रदेश का विकास होगा और पूरी जनता को जो आशाएं हैं उसी में ये गठबंधन और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन करके उत्तर प्रदेश का विकास और सबको उनका पूरा का पूरा हक देंगे। एक अंतिम सवाल, इस तीसरे चरण में कितने प्रतिशत की उम्मीद कर रही है सपा और ओवरऑल उत्तर प्रदेश में कितना आंकड़ा पार करेगी? देखिए अच्छा वोट पड़ेगा तीसरे में, बहुत अच्छा वोट पड़ेगा और प्रचंड बहुमत की सरकार ये गठबंधन बनाएगा और मुझे तो लगता है कि 300 के आसपास ये गठबंधन सीटें निकालेगा। प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ मिलकर बनाने जा रही है। 300 प्लस समाजवादी पार्टी के नेता, जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही थी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो 400 का नारा दे रहे थे कि वो 400 क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन चलिए शिवपाल यादव आपको बता दें कि जसवंत नगर सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। 5 बार यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। 6ठी बार जीत को लेकर के वो बिल्कुल आश्वस्त है। उनका कहना है कि जनता जनार्दन एक बार फिर से उनको यहाँ पर अच्छी जीत दिलवाएगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीएम अखिलेश यादव बनेंगे। यानी कि जो मनमुटाव था चाचा भतीजे के बीच में, पिछले चुनाव में देखें तो नुकसान भुगतना पड़ गया था, लेकिन इस बार सारे मनमुटाव, सारे जो द्वेष थे एक तरफ कर दिए गए हैं और चुनाव में अब समझ गए हैं कि एक साथ रहेंगे तभी बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाएंगे। सीधा मैसेज ये था, 2017 का विधानसभा चुनाव हो उत्तर प्रदेश का या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो देश का, दोनों चुनावों में जिस तरीके की हार समाजवादी पार्टी को देखने को मिली, 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन था और ये दावा किया जा रहा था कि एक बार फिर सत्ता में वापसी कर लेंगे, लेकिन बुरी तरीके से जीत हुई थी। 224 सीट जो समाजवादी पार्टी ने 2012 में जीती थी वो घटकर 47 पर पहुंच गई थी। इसी तरह लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को ये उम्मीद थी कि एक बड़े मार्जिन से बड़ी जीत हासिल होगी, लेकिन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई थी। सिर्फ अखिलेश, हालत ये थी कि कन्नौज से डिंपल यादव भी चुनाव हार गई थी। इसी के बाद से ये बात स्पष्ट हो गई थी कि परिवार को एक होना होगा। और शिवपाल सिंह यादव की अगर बात करें तो वो लगातार ये बात कह भी रहे थे कि बिना परिवार के एक हुए जीत संभव नहीं है। वो लगातार ऑफर कर रहे थे और उन्होंने आखिरी वक्त में ये भी कह दिया था कि अगर अखिलेश यादव चाहते हैं तो वो अपनी पार्टी का विलय भी समाजवादी पार्टी में कर देंगे। कुछ हाल में 3 दिन पहले जो तस्वीर आई है अखिलेश यादव के रथ में, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए, उससे ये यादव बेल्ट जो पूरी है, एटा, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी वगैरह, इनको एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि इस वक्त परिवार पूरी तरीके से एक जगह पे है, संगठित है। ऐसे में जो लोग इधर उधर छिड़क कर गए थे कि एक जगह आना चाहिए, इस तरीके की कोशिश की गई। और मुलायम सिंह ने जो भाषण दिया अपना कन्नौज, करल में, माफ कीजिएगा, उसके जरिए भी उन्होंने यही मैसेज देने की कोशिश की है। चलिए आपके पास आते हैं। अनिल, मैं आपके पास आ रही हूँ। फिरोजाबाद सीट की अगर हम जिक्र करें तो 3 बार से यहाँ पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज करती आई है। एक बार फिर से यहाँ पर अगर देखें तो कैंडिडेट मनीष असीजा को दिया गया है सीट पर, फिर से उनको उतारा गया है। लेकिन कभी ये समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ परिस्थितियां अलग हो गई हैं। बीजेपी अपनी यहाँ पर जीत पेश कर चुकी है। अब 2022 के में देखें तो जनता क्या सोचकर चल रही है, हम चाहेंगे जरूर कि किन मुद्दों को अपने ध्यान में रख रही है। आप लोगों से फिर से बात करें, उनसे बात करके पता करें कि इस सीट को लेकर के वो क्या सोच रही है।
देखिए बिल्कुल क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में विरोध करते रहे हैं, जिस तरीके से उसके बाद से जो समाजवादी पार्टी का हाल रहा है वो जनता ने देखा है। लेकिन अब शिवपाल यादव खुद उनके साथ हैं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में जनता क्या चाहती है, क्योंकि ये गढ़ है उनका और यहाँ बेहद जरूरी है जानना। सर एक बार जिस तरीके से शिवपाल यादव भी अब अखिलेश के साथ हैं, तमाम गढ़ भी कहा जाता है, ऐसे में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या रहेगा? धृतराष्ट्रीय मोह रहा साहब मुलायम सिंह जी का, इसलिए जनता उन्हें समझ चुकी है कि ये केवल अपने पुत्र और परिवार के अलावा किसी को और नहीं चाहते। जिस व्यक्तित्व ने अपने पिता के अंतिम सृष्टि में जाना उचित नहीं समझा तथा देश और जनता को समझा, जो समाज के अंतिम व्यक्तित्व तक का विकास करना चाहता है, अब समाज समझ चुका है कि ये परिवारवादियों से हट करके हमें जो व्यक्ति समाज के अंतिम व्यक्ति तक का विकास करना चाहता है, समाज के हर प्रकार की समस्या का ध्यान देना चाहता है, इसके शासन में हर एक प्रकार की सुख सुविधा मिल रही है लोगों को, कानून की व्यवस्था उचित स्थिति पर है, अब जनता समझ चुकी है। अतः शिवपाल जी इकट्ठे हो जाए अथवा कोई भी इकट्ठा हो जाए, समाज गढ़ है, हाँ गढ़ जरूर है, हाँ ठीक है, उनके परिवारवादी तथा उनके सपोर्टर उनके साथ जा सकते हैं, बाद बाकी जनता जनार्दन मूड बना बैठी है, अब इस शासन की ओर हमें नहीं जाना। देखिए जनता है जो बोल रही है, क्योंकि उनका मतदान है आज, क्या कहेंगे कि क्या बदलाव होगा या वाकई वही दोबारा जो किला माना जाता है मुलायम सिंह का वो रहेगा? बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। और जनता ये जान चुकी है कि जो इस समय शासन है वो क्या कर रहा है। इस समय हर वर्ग परेशान है, छात्र परेशान बेरोजगारी से, किसान परेशान सांडों से और गायों से, और किसान परेशान है खाद और बीज के लिए, इसलिए बदलाव होना अति आवश्यक है। नहीं ये देश जो है इतना गड्ढे में जो चला गया उससे ज्यादा चला जाएगा, बदलाव होना जरूरी है। आप युवा हैं, आप मत का प्रयोग करें, क्या जहम मुद्दे हैं आपके? जहनी मुद्दे तो ये है कि रोजगार फैक्ट्री लगनी चाहिए, यहाँ पर काम आना चाहिए, लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने का, यूपी का यूपी में रहे बंदा, ये हमारा मुद्दा है। क्या अभी तक रोजगार मिला? रोजगार मिल रहा है पर अदर स्टेट में मिल रहा है, कहीं और जाके कर रहे हैं हम, पर यहाँ पर अभी कम है थोड़ा सा। देखिए बिल्कुल युवा चाहता है कि उनको रोजगार मिले ताकि वो कहीं अलग ना भटकना पड़े, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो इनके जहन में है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर आज अपना मत का प्रयोग करने आए हैं। लेकिन मुलायम सिंह का एक किला है, गढ़ है, लेकिन इस गढ़ में भी फतेह भाजपा पा चुकी है, तो ऐसे में दोबारा उस मुकाम को पाने के लिए भाजपा पूरी जद्दोजहद कर रही है। लेकिन देखना है कि 10 मार्च को जब रिजल्ट निकलेगा तो ये फिरोजाबाद की जनता और चलिए आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे अनिल, इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। गुरु साहब के आगे, परमात्मा के आगे, भगवान के आगे रख दिया है, लोगों के सामने अपनी सारी स्थिति पेश कर दी है। अब पब्लिक जाने और गुरु साहब जाने, जैसे होगा वैसे। 51,000 कह रहे हैं कि 51,000 से भगवंत मान जीतेंगे, आप दोनों सीटों से हारेंगे। अरे ये राजनीतिक बातें हैं, मंदिर में नहीं होगी। अच्छा सर, एक चीज की आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि पंजाब में जो आपने 111 दिन का काम किया है, आपके ऊपर चुनाव भैया आप कर लो, फिर बार बार पीछे हमारे एक सीधा चन्नी को भी आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो उनको कहना था उन्होंने अरदास जो है वाहिगुरु के आगे रख दी है, जनता जनार्दन ने उनका काम देख लिया। अब देखना होगा कि वोट क्या किस पक्ष में जाते हैं। आज मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है, 16 जिले उत्तर प्रदेश के 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। पंजाब में भी आपको बता दें 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, पूरी की पूरी 117 सीटों पर आज ही के दिन में मतदान होने वाला है। चरणजीत सिंह चन्नी की अगर बात की जाए तो चमकौर साहिब और भदौर सीट से इस बार दोनों सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोकी है उन्होंने। अब देखना होगा कि जनता क्या उनके पक्ष में वोट करती है कि नहीं करती है, और उनका कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के साथ है। और भगवंत मान की अगर बात की जाए तो आपको बता दें धुरी सीट से उनको भी चुनावी मैदान से उतारा गया है, सीएम कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। और शारिब अगर हम आपके पास आएंगे क्योंकि हम बुंदेलखंड का जिक्र कर रहे थे, और बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ को इसको लेकर कहा यह जा रहा था कि बुंदेलखंड में बीजेपी को अब टक्कर कोई नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी बसपा का कभी गढ़ हुआ करती थी बुंदेलखंड, लेकिन अब बसपा कहाँ चली गई है समझ नहीं आ रही। इस बार तो उन्होंने कैंपेनिंग में भी बसपा को देखा नहीं उस तरह से उभरते हुए। बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड एक वो भी वक्त था जब मायावती का गढ़ माना जाता था, और इस बार अगर हम बात करें तो मायावती ने एकमात्र रैली बांदा में की है। बांदा, महोबा, माफ कीजिएगा इसके ललितपुर, झांसी, जालौन, ये वो जिले थे जहां इन जिलों की सीटों पर
बसपा का प्रभुत्व माना जाता था। बसपा यहाँ पर लगातार जीता करती थी, लेकिन 2017 में जो चुनावी नतीजे आए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा बिल्कुल साफ हो गई। 19 की 19 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी थोड़ी बहुत टक्कर देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन इलाकों में अगर बात करें तो सरकार का ये कहना है कि हर घर जल योजना जो है उसका असर रहा है। इसके अलावा क्योंकि पिछड़ा इलाका है, गरीब लोग ज्यादा रहते हैं और सरकार की जो योजना रही है खासतौर से कोरोना काल के बाद जिस तरीके से राशन घरों पर पहुंचाए गए हैं, गरीबों को दिए गए हैं, उसका असर देखा जा रहा है। और ये बातचीत में हम लोगों ने देखा भी कि लोग इस बात को मानते हैं और ये कहते हैं कि अगर सरकार ये न करती तो शायद उनका बचना मुश्किल था। कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी गई, ये बात लोगों को समझ में आती है। सिलेंडर उनको मुफ्त दिया गया, ये बात उनको समझ में आती है। लेकिन शारिक बार बार लोग ये भी शिकायत करते रहे कि महिलाओं को सिलेंडर तो उज्ज्वला योजना के तहत मिल गए, लेकिन गैस के दाम इतने ज्यादा हैं कि सिलेंडर तो एक कोने में पड़े हुए हैं, फिर से वही चूल्हा लगा करके खाना बना रही हैं महिलाएं। इस तरह की शिकायतें भी सामने आई हैं। जनता क्या सोच रही है इस बार वोट करते समय, ये बहुत दिलचस्प होगा। नतीजे 10 तारीख को तय कर देंगे कि किसके पक्ष में लोगों ने अपना वोट कास्ट किया था और किसको जीत दिलाने के लिए आगे कदम बढ़ाया गया था। आपके पास आते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्ष भी जुड़े हुए हैं। हर्ष, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि सरकार ने, मौजूदा सरकार ने काम बहुत किया है, चाहे वो अभी कोरोना फेज में अगर कहा जा रहा था कि योगी सरकार ने जिस तरह का मैनेजमेंट कोरोना के समय में किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। देश का सबसे बड़ा राज्य है और अमेरिका से कंपैरिजन किया जा रहा था कि अमेरिका के मुकाबले अगर देखा जाए तो जिस तरह की मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश ने की है उसकी प्रशंसा बाकी देशों में भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं, जैसे कैराना का पलायन का मुद्दा हो या बुंदेलखंड में पलायन का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि हकीकत से रूबरू करवाते हैं लोगों को। पानी, बेरोजगारी, आवारा पशुओं जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि सियासत में चर्चा का विषय भी रहे हैं। क्या आपको लगता है ये बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैं कानपुर की अगर बात करूं तो ये जैविक क्षेत्र है, यहाँ व्यापारी जो है वो अधिक संख्या में है। पहले व्यापारियों का एक मेन मुद्दा था, यहाँ पर जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, जो व्यापारी हैं उनसे वसूली किया करते थे, उनसे रंगदारी मांगा करते थे। लेकिन योगी सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था टाइट की गई, उसके बाद से इन चीजों पर लगाम लगी है। और व्यापारीगण जितना भी कानपुर में मौजूद है, हम लोगों ने जब उनसे बात की थी इस पूरे चुनाव के दौरान, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्टाइल योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, जिस तरीके से वो अपराधियों पर नकेल कसते हैं, जिस तरीके से जो बदमाश जो अपराधी है उन पर बुलडोजर जमा दिए जाते हैं, ये लोगों को कहीं ना कहीं बहुत पसंद आता है और इस बात से बहुत खुश है। क्राइम जो था वो एक सबसे बड़ा मुद्दा कानपुर का था, ज्यादा लोगों को मिली है। लोग यूएसपी जो भाजपा की है, लॉ एंड ऑर्डर का जो व्यवस्था भाजपा ने कायम की है, वो यूएसपी उसकी है और लोग सबसे ज्यादा खुशी बातें बताई देते हैं। जी, चलिए आपके पास आते हैं। अब शारिक, मैं आपके पास आ रही हूँ। कुछ सीट्स का भी हम जिक्र कर लेते हैं। रामवीर उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा है और बीएसपी के कभी हुआ करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। सादाबाद सीट से ताल ठोक रहे हैं। इस बदलाव, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब दल बदल होता है तो नेताओं के लिए लोगों की सोच भी बदलती नजर आती है। फिलहाल आप रामवीर उपाध्याय को लेकर के किस तरह से देख रहे हैं कि इनका इस सीट पर, सादाबाद सीट पर किस तरह की इनकी वर्चस्व नजर आता है? देखिए, रामवीर उपाध्याय बसपा में रहे और एक बड़े कद्दावर नेता थे, ऊर्जा मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार में रहे। उनका मुकाबला आरएलडी के खाते में ये सीट है। अजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बेहद टफ फाइट बताई जा रही है, क्योंकि रामवीर उपाध्याय पिछले काफी दिनों से बीच में उनकी बातचीत समाजवादी पार्टी से चल रही थी और फिर वो भारतीय जनता पार्टी से चले गए और वहां उन्होंने उनको टिकट दिया गया। इसी तरह सिरसागंज सीट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ से हरिओम यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, वो लगातार जीतते रहे हैं और शिवपाल यादव के करीबी माने जाते थे। ऐसे में उनका टिकट काट दिया गया और उसके बाद उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के सर्वेश सिंह से हो रहा है। लड़ाई बेहद टफ मानी जा रही है यहाँ पर भी, क्योंकि हरिओम यादव मुलायम सिंह यादव के समधी हैं और जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो एक ये दावा करने की कोशिश की गई कि परिवार भी एक नहीं है, परिवार के लोग भी छोड़ बीएसपी की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह कानपुर की जो कल्याणपुर सीट है, वहां से माफ कीजिएगा, नीलिमा कटियार
जो कि राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनका मुकाबला सतीश निगम से समाजवादी पार्टी से, जबकि अरुण कुमार मिश्रा बसपा से हैं। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पे कैंडिडेट नेहा तिवारी को उतारा है कांग्रेस ने, जो कि विक्रू कांड जो हुआ था उसकी पीड़िता बताई जाती हैं। जो खुशी दुबे जेल में है उसकी बहन ये बताई जाती हैं। तो इस तरीके से कई सीटें हैं महत्वपूर्ण। महाराजपुर सतीश महाना लगातार जीतते रहे हैं पिछले कई चुनावों से, उनका मुकाबला फतेह बहादुर सिंह से। इसी तरह किदवई यही कहा जा रहा था कि क्योंकि कांग्रेस की अपनी एक स्ट्रेटेजी और एक अपनी नई रणनीति दिखाई दी है, महिलाओं पर उन्होंने इस बार बड़ा दाव चला। उन्होंने कहा कि हम अपने वोट प्रतिशत में भी 60% जो है महिलाओं को इस बार टिकट दे रहे हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया गया। और जैसे भी आपने खुशी दुबे का जिक्र किया है, खुशी दुबे की जो बहन है नेहा तिवारी, उनको इस बार कल्याणपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। किस तरह की, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ऐसे में महिलाओं को लेकर के जो एक गेम पॉलिटिक्स भी हमसे कहेंगे, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से भी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी महिलाओं को साधने की कोशिश पूरी की गई है। तो इस सीट को लेकर के, कल्याणपुर सीट से जहां पर नेहा तिवारी को उतारा गया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस का जो नारा था, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% टिकट का रिजर्वेशन, इसने यकीनन कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जो यूथ हैं, यूथ है, उसको कहीं ना कहीं उत्साह भरने का काम किया है। यकीनन 2022 का चुनाव एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि दो पार्टियों के बीच सिमटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका जो कांग्रेस का नारा है उसका इंपैक्ट चुनावी रिजल्ट में जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे यानी कि कांग्रेस को साइडलाइन नहीं कर सकते, कांग्रेस ने जो अपनी तरफ से रणनीति बनाई है उसका प्रभाव तो जरूर देखने को मिलेगा इस चुनाव में। शारिब, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन जिस तरह का मुकाबला आज हो रहा है, चरणजीत सिंह चन्नी को भी आप देख रहे हैं, गुरुद्वारे पहले पहुंचे थे और उसके बाद अभी आप देख पा रहे हैं महादेव की आराधना करने पहुंचे हैं और शिवलिंग पर दूधाभिषेक कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। और अरदास गुरुद्वारे में कर दी थी, वाहिगुरु जी सब जान चुके हैं, अपनी अरदास उन्होंने वहां पर रख दी है। ये बात उन्होंने पहले अभी कही है। चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच गए हैं सीधा मंदिर में और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी आपने देखा कि जलाभिषेक किया उन्होंने। और आज वाकई क्योंकि 111 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और दलित चेहरा है। देखिए, एक बड़ा दाव पंजाब में चला गया है कांग्रेस की तरफ से। एक लंबे समय के बाद दलित चेहरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। हालांकि 111 दिनों का उनका समय हो चुका है, जिसमें बाकायदा कांग्रेस पार्टी ये कहती हुई सुनाई दे रही है, उनका कहना है कि हमने 111 दिनों में बहुत काम किया है। और चरणजीत सिंह चन्नी के 11 दिनों के कार्यकाल में, जिसमें बिजली की दरों, ईंधन की कीमतों में कमी की गई है, ये बड़े फैसले हैं। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको हर महीने 1-1 हज़ार रुपये दिए जाने का वायदा भी किया गया है। लेकिन क्या वाकई ये तमाम चीज़ें चरणजीत सिंह चन्नी के फैसले के फेवर में जाती हुई नजर आएंगी? क्योंकि इस बार पंजाब में जो चीजें देखने को मिल रही हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस पार्टी को अपने भीतर खाने भी देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस में सिद्धू वर्सेस जब कैप्टन साहब की लड़ाई हुई थी तो कैप्टन साहब को बकायदा अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी और अलग से पार्टी उन्होंने बनाई, और जो कि इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में है। वहीं दूसरी तरफ एकाएक नाम बहुत सारे निकलकर सामने आ रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सामने आ रहा था, रंधावा का नाम सामने आ रहा था, लेकिन एकाएक नाम की अनाउंसमेंट होती है चरणजीत सिंह चन्नी और सबको चौंका देता है। ये नाम दलित चेहरा है और 111 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कांग्रेस दम दिखा रही है कि कांग्रेस के इस प्रत्याशी ने लोगों के दिलों को जीत लिया है। 2 सीट से इस बार आपको बता दें कि चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जिसमें चमकौर साहिब भी है और भदौर सीट भी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये वो सीट्स है जहां पर दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है और कांग्रेस चाहती है कि वोटों के हिसाब से देखें तो इस सीट पर दलित वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश करने के लिहाज से कांग्रेस ने ये एक बड़ा दांव भी चला। लेकिन देखिए, इस समय महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूधाभिषेक जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चुनावी रण में अगर देखें तो कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, बसपा, आप सब ने पूरी आजमाइश की है और पंजाब के लिए पूरी कोशिश की गई है। लेकिन पंजाब का सिरमौर किसके सिर पर सजेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। देखिए, प्रार्थना करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी नजर आ रहे हैं और हालांकि विवादों से भी काफी नाता रहा। पिछले दिनों उनके नेफ्यू पर कई आरोप लगे थे, जिसमें लैंड माइनिंग को लेकर के विपक्ष की तरफ से भी काफी सवाल दागे गए और कहा गया कि चरणजीत सिंह चन्नी को उनके पोजीशन से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन
कांग्रेस ने काफी मंथन किया, लोगों पर छोड़ दिया कि वो डिसाइड करें कि वो किसको चाहते हैं कांग्रेस का प्रत्याशी सीएम के तौर पर, और जनता के आधार पर, वोटिंग आधार पर उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी पर ही एक बार फिर से चुनावी दांव लगाया है। हालांकि नाराजगी सिद्धू के साथ भी देखने को मिल रही है, लेकिन सिद्धू कह रहे थे कि एक पेड़, उनकी पत्तियां और जड़ एक ही होती है, इसको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो क्या वाकई पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन चुनाव 117 सीटों पर एक साथ। पंजाब में आने वाली सरकार बहुत अच्छी बनी। आप कड़ा प्रसाद भी लेके आए हैं, पीछे यहाँ पे दिख रहा है कि पीछे कड़ा प्रसाद लेके आए हैं। वो मनता है कि गुरु घर में आओ तो प्रसाद घर से लेकर आओ। परीक्षा आगे जब तो कैसा रहेगा यहाँ पर, आपको कैसा लगा? पहली बार लड़ रहे हैं, आपकी लीडरशिप के अंदर जो है चुनाव लड़ा गया, आप मुख्यमंत्री थे। लीडरशिप तो पार्टी की है, लीडरशिप के अंदर लेकिन आप जो है मुख्यमंत्री थे, क्या कहना है आपको? मतलब 111 दिन मुख्यमंत्री रहे, आगे क्या कहना चाहेंगे जरा? आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। जी हमेशा हमने नेताजी का आशीर्वाद लेके ही शुरुआत की है, तो आज भी नेताजी का आशीर्वाद लिया है और वोटिंग शुरू हो गई है और पूरे जनता से